नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज आपको जानकारी हम देंगे फसलों में उर्वरकों के प्रयोग को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यूएस तिवतिया जी, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इन्हें पोटाश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर तिवतिया, अगर देखा जाए जो उर्वरक हैं हर एक फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं, लेकिन इनका संतुलित प्रयोग जो है, आवश्यकता यही आज के समय में कि इनका जो संतुलित प्रयोग है उस पर किसान अब ध्यान दें। यस मुकुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जब से हरित क्रांति के बाद में सघन खेती स्टार्ट हुई है। सघन खेती का मतलब ये है कि एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है फसल का, और दूसरे एक साल में संख्या जो है फसलों की वो बढ़ी है जी। पहले एक क्रॉप लेते थे या दो क्रॉप लेते थे, अब दो क्रॉप तो ज़्यादातर किसान लेते हैं, और कुछ जो अच्छे किसान हैं जो सब्जी वगैरह उगाते हैं मल्टी क्रॉप वो वो तीन क्रॉप भी लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी ज़मीन में से जो पोषक तत्व होते हैं उनका खनन हुआ, यानी जितने हम डालते हैं उससे ज़्यादा हमारी फसलों ने अवशोषित किया है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत बड़ा है जी। और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही पोषक तत्वों का अवशोषण जमीन से होता है। बिल्कुल। तो देखिए, 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और हमें संतुलित उर्वरक उपयोग हम जब ही कहेंगे जब हम अपनी जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी स्टेटस को देखते हुए, और जो हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं उसको कितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उन दोनों का तालमेल करते हुए हम फसल को न्यूट्रिएंट दें, सारे न्यूट्रिएंट दें जो जो ज़रूरत है, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हों, चाहे गौण पोषक तत्व हों, और चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हों। जब ये सारे पोषक तत्व हम अपनी फसल को देंगे, उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा, जो मृदा है जिसको हम अपनी धरती माता कहते हैं, उसका भी जो उसकी क्षमता है और उसकी जो उर्वरता है वो भी बनी रहेगी, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगी। और हमें ये नहीं सुनना पड़ेगा अगली पीढ़ी से कि हमारे जो पहले जो पीढ़ियां थी वो जमीन में से जमीन को खराब कर गई और सारा कुछ उत्पादन उससे ले लिया है। और ये काफ़ी ज़रूरी, देखिए जो उपजाऊ क्षमता है कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसमें कमी ना हो बल्कि इसको बेहतर बनाया जाए, और साथ ही एक किसान की जो लागत है वो भी इससे जुड़ी होती है। तो लागत को भी हमें कम करना है, उपजाऊ क्षमता अच्छी करनी है, जिससे अच्छी उपज मिले, तभी अच्छा मुनाफा हम ले सकेंगे। डॉक्टर तिवतिया, अगर हम खाद या उर्वरक की भी बात करते हैं तो ये भी आवश्यक, क्योंकि लगातार अलग अलग फसलों के लिए जब प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो ये भी बताया जाता है कि जो खाद है उसकी संतुलित मात्रा का ख्याल आपको रखना होगा। और लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो किसान हैं उस बात का उतना ध्यान नहीं रखते और अधिक मात्रा में लगातार जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे किसी भी तरह का जो एक अगर नुकसान की हम बात करें वो भी हमारी मृदा को होता है या फसल में हो सकता है? देखिए, सबसे पहला नुकसान तो किसान को होता है। अगर उसकी ज़मीन में कमी है जिंक की और वो डाल रहा है यूरिया ज़्यादा, तो उसका पैसा खराब जा रहा है और जो जिंक से बढ़ने वाला उत्पादन था वो नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो किसान को नुकसान होगा। उसके बाद ये होगा, जब आप जो ज़रूरत है हमारी मृदा को और फसल को वो हम नहीं डालेंगे तो मृदा की भी क्षमता जो है, उर्वर क्षमता, वो घटती जाएगी। तो ये पर्यावरण को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है, और मृदा के स्वास्थ्य को भी नुकसान है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम असंतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं, जो फसल है, वो अस्वस्थ होगी। जब अस्वस्थ होगी तो आपको पता है कि अस्वस्थ फसल पर बीमारियां और कीड़ों का भी ज्यादा प्रकोप होगा जी। जब ज्यादा प्रकोप होगा तो उसमें किसान पेस्टिसाइड डालेंगे फिर ज्यादा। तो एक तो पहले से ही उसमें न्यूट्रिएंट कम है, उसके बाद में उसमें पेस्टिसाइड और डाल दिया, तो जो ये हमारी फूड चेन है वो भी विषाक्त होती जाएगी, जिसका कि परिणाम हम सब लोग आज देख रहे हैं। तो इससे मानव स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, पशुओं के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। जो लोग मीट खाते हैं, क्योंकि पशुओं भी जो फॉडर खाएंगे उसमें भी न्यूट्रिएंट कम होंगे, उसमें भी पेस्टिसाइड होगा, उनको भी नुकसान होगा। जो दूध पीने वाले या मीट खाने वाले, उनमें भी वो तत्व आएंगे जो विषाक्त हैं। तो ये पूरी फूड चेन को विषाक्त कर देगा। तो यानी पूरी देखिए जो खाद्य श्रृंखला की हम बात करें वो प्रभावित होती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उर्वरक का प्रयोग करने के लिए क्या मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है?
चलिए, उर्वरक का अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले मिट्टी की देखिए, जांच करा लें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने आनंद जी ने किया है और मैं इसका उल्लेख करने ही वाला था। देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग करने की पहली कड़ी ही मृदा परीक्षण है। उससे ही पता चलेगा कि हमारी जमीन में किन किन तत्वों की कमी है। तो सबसे पहले मृदा परीक्षण कराएं और मृदा परीक्षण के लिए ये आवश्यक है कि उसका जो नमूना है वो सही तरीके से लिया जाए। जी। दूसरी बात, उसका जो परीक्षण हो वो एक अच्छी रेप्यूटेड लेबोरेटरी से कराया जाए और उसके बाद में जो सिफारिश फसल के अनुसार और मृदा परीक्षण के अनुसार जो मृदा प्रयोगशाला जो सिफारिश करे उसके हिसाब से खेत में उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जब भी कोई या तो पेस्टिसाइड यूज करो और या उर्वरक यूज करो, एक 4R का कंसेप्ट है। R मतलब राइट थिंग। राइट क्या, पहले तो हमें सोर्स अपना जो है वो सही से सेलेक्ट करना चाहिए, यानी राइट सोर्स होना चाहिए जो हमारी मृदा को और हमारी फसल के अनुसार अनुकूल हो, वो हमको उसका सोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है कि राइट डोज का निर्धारण, यानी उसकी सही मात्रा फसल के अनुसार हमें निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा है सही मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो देने का तरीका है उसको उर्वरक को खेत में वो हमारा सही होना चाहिए। और चौथा है राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि वो राइट टाइम पे होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण के बगैर संतुलित उर्वरक उपयोग की शुरुआत नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत पहली आवश्यकता है। ये बेहद ज़रूरी कि जो संतुलित उर्वरक है उनका ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको यहाँ रखना चाहिए। फिलहाल कुछ और भी जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हमारे पास भेज रहे हैं, उनके सवाल को भी हम शामिल करेंगे। बिहार से एक सवाल आया है डॉक्टर तेवतिया, आम का इनका पेड़ है, एक 5 वर्ष इसको हो चुके हैं, उसमें कितनी मात्रा में जो उर्वरक है देना चाहिए? देखिए, जो मैंने पहले कहा है कि उसकी मिट्टी टेस्ट कराओ। जी। देखिए, बिना देखे मृदा के, बिना उसके परिणाम जाने आप एक थंब रूल के अनुसार पौधे को रिकमेंडेशन देंगे। जी। अब उसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। 17 पोषक तत्वों में से हमें पता नहीं है कि उसकी मृदा में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है। अगर हम सारे पोषक तत्व उनको बता दें कि आप सारे डालिए, उनकी व्यर्थ में उनका खर्चा होगा। जी। अगर जो तत्व पहले से ही उपस्थित हैं तो उनको नहीं देना चाहिए। तो मैं इनको, किसान भाई को, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये अपनी मृदा को टेस्ट कराएं जी। और प्रयोगशाला की जो सिफारिश है उसके अनुसार उस पौधे में खाद डालें। चलिए, बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, विपिन जी जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये था कि फसलों को उर्वरकों को लेके कि बरसात में देखा जाता है कि काफी बारिश होती है तो हमारी किसान भाइयों की मिट्टी बह जाती है काफी ज्यादा। अब जैसे मेरे खेत में से सर एक नाला निकला है, जब अधिक वर्षा होती है तो बहुत सारी मिट्टी बह जाती है। इससे सर क्या उर्वरकों में कमी आती है या फिर इससे हम कैसे क्या बचाव करें और क्या जानकारी देंगे? चलिए, बिल्कुल, डॉक्टर तेवतिया क्या? देखिए, अगर बारिश की वजह से आपके खेत की मिट्टी का कटाव हो रहा है तो निश्चित रूप से जो आपके खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, तो उसमें मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और देखिए, इसका जो समाधान है वो तो सिर्फ यही है कि आप जल भराव अपने खेतों में ना होने दें, जल कटाव अपने खेतों में ना होने दें। अपने खेतों की मेंढ को इतना मजबूत रखें जिससे कि बाहर का पानी खेत में ना घुस सके। और देखिए, उससे ज़्यादा विकराल स्थिति तो बाढ़ की होती है। जी। उसमें तो आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, या तो गवर्नमेंट करेगी जो निकास की व्यवस्था करती है, और वो तो एक बिल्कुल जाहिर तौर पे। लेकिन डॉक्टर तेवतिया, हम देखते हैं जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अलग अलग कारक हैं, फिर चाहे अंधाधुंध मात्रा में रसायन का इस्तेमाल किया गया हो या जो हमारी खाद है उसका असंतुलित मात्रा बेहिसाब जो एक मात्रा है वो लगातार किसानों द्वारा दी जाती है खेत में। लेकिन अब आवश्यकता आज के समय में अगर हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो यूरिया भी किसानों के पास है। ये इस तरह की जो नई तकनीक के साथ अब जो उर्वरक और खाद भी हमारे पास हैं, ये कितने कारगर? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है। जो भी
अघुलनशील पदार्थ हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट हुए और या डीएपी हुआ, अभी डीएपी नैनो डीएपी आई है, नैनो यूरिया भी आया है, तो ये क्या है कि जो जितना सूक्ष्म पार्टिकल होगा उतनी ही उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट को बढ़ जाती है। जी। अब ये है कि जो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, तो इनका स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से इनसे लाभ लिया जा सकता है, और जो टॉप ड्रेसिंग में जब हमारी फसल की कैनोपी काफ़ी बढ़ जाती है उस समय इनका स्प्रे करना चाहिए और इनसे लाभ लिया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए इससे भी कैसे जो लाभ है हो सकता है। यहाँ डॉक्टर तिवारी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी फसल में जब हम बात करते हैं कि एक किसान मिट्टी की जांच भी करा लेता है, लेकिन जो जांच है वो कितने समय तक उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि एक सीज़न तो हमने देखा किसान ने उसी के अनुसार जो खाद है वो अपने खेत में दिया, लेकिन जब अगली सीज़न की बात की जाती है तो क्या उसी हिसाब से मिट्टी की जाँच कराते हमें रहना चाहिए, या किस तरीके से जो खाद का एक संतुलित इस्तेमाल है उसकी जानकारी किसान को हो? देखिए मुकुल जी, जब हम मृदा का टेस्ट कराते हैं, मृदा की जांच कराते हैं, तो वो 3 साल तक वैलिड रहती है। 3 साल तक उसके आधार पे हम फसल में उर्वरक डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से उसका स्टेटस जो है वो बदलता नहीं है न्यूट्रिएंट का। देखिए, अगर हम पीछे से देखें 1980 के दशक से लेके और अब तक देखें, और जो ट्रेंड है, जो मृदा में हमारे न्यूट्रिएंट की कमी होती जा रही है जी। देखिए, हमारे मृदा में आज की तारीख में जो ज़्यादातर सैंपल लिए गए हैं पूरे इंडिया से, उसमें 90% नमूनों में नाइट्रोजन की कमी, 80% नमूनों में फास्फोरस की कमी, 50% नमूनों में पोटास की कमी, 41% नमूनों में जो है जिंक की कमी पाई गई है, और 38% में सल्फर की कमी पाई गई है, और 23%, तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोरोन जैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट 23%, जी। आयरन जो लोहा है वो 13%, और 4 से 5% जो ये कॉपर है इसकी कमी जमीनों में होती जा रही है जी। तो अब देखिए, अब रोल जो है मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है फसल उत्पादन में, क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर है जो हमारी फसल के उत्पादन को घटा रहा है जी। वो उनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जी, यानी सिर्फ जो डीएपी है उसके बारे में ना सोचे किसान, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बोरॉन की बात की जाए, जिंक की बात करें, आयरन, सल्फर, ये सभी ऐसे हैं जिनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, तो उनका भी ध्यान आपको रखना है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी डाल करके फसलों की खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार दे सकते हैं। नंदस्वरूप जी, आप जानना चाह रहे हैं कि जो जैविक खाद है उसके जरिए कैसे अच्छी उत्पाद जो है वो हम ले सकते हैं, अच्छी फसलें, क्योंकि लगातार एक अगर देखा जाए डॉक्टर तिवारी, क्योंकि अंधाधुंध मात्रा में हम कह रहे हैं कि लगातार किसान की लागत भी बढ़ रही है, नुकसान भी मृदा को हो रहा है, क्या ऐसे में जो जैविक विकल्प हैं वो सही रहेंगे किसानों के लिए? देखिए, जैविक खाद का उपयोग हमेशा से ही बहुत उपयोगी रहा है। देखिए, जब से मैकेनाइजेशन आया और ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ी है, हमारे पशुओं की संख्या घटी है, तब से जो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन में वो घटता जा रहा है, जो कि 1.75 जो एक अच्छा स्तर होता है परसेंट का, वो नहीं है, वो बहुत कम हो गया है। और देखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन में वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम करता है, हमारी मृदा की संरचना को सुधारता है, उसमें जो जल धारण क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनको पकड़ के रखता है, और जब फसल को जरूरत हो जब दे देता है, और उसमें सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, उसके करने से हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी और जो जिंक सल्फेट, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी सबकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी मृदा में बढ़ जाती है। इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ये सिफारिश करते हैं आज की तारीख में कि जो
इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जी। जिसमें आपके केमिकल फर्टिलाइजर भी हो, जिसमें आपको जैविक खाद भी हो, आपके बायो फर्टिलाइजर भी जी। हो, और जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो फसल के अवशेष जी। हैं, उनको भी फसल में ही रिसाइकल डॉक्टर किया त्रिवेदी, एक जाए। छोटा सा सवाल है, जल्दी से ले लेते हैं। कन्हैयालाल जी ने मध्य प्रदेश देवास से हमें भेजा है, बता रहे हैं कि रसायन खेती छोड़कर जैविक खेती वो कर रहे हैं, और ऐसे में जैविक खाद कहाँ से बनाया जाए, कैसे बना सकते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए, जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, जी, उनके वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी होती है। आप जो भी आपने जो डिस्ट्रिक्ट का है कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और आपको ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, उनको बनाने की विधि वो बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। जी, उसके लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए कि किस चीज़ से आप बनाना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, सोर्स, और अक्सर हमारे जो किसान हैं उनको लगता है सोर्स कोई भारी भरकम चीज़ है, लेकिन एक माध्यम जो आपके पास हो, फिर चाहे आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके जरिए लगातार आपको सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल आके भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जहां लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, और आज के विषय हैं कैसे आप फसलों में जो उर्वरक का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, संतुलित इस्तेमाल इसका करना ज़रूरी है। डॉक्टर त्रिवेदी, अगर देखा जाए इस तरीके से जो हमारे जो अलग अलग उर्वरक भी हैं, अगर उनकी बात की जाए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जैसा आपने बताया कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है। हर एक फसल में अगर हम देखते हैं तो शायद जैसे तिलहनी फसलें हैं, सरसों की फसल है, तो उसमें सल्फर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से आयरन या जिंक की हम बात करते हैं, लेकिन इनकी जानकारी जो है पहले से ही किसानों को कैसे दी जाए? क्योंकि जब ट्रेनिंग में हम मुख्य बातों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये कैसे, और अब किसानों के लिए इनको मुख्य हम पोषक तत्व बना सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब पहले जो हम किसान भाई मृदा टेस्ट कराते थे, उसमें केवल NPK टेस्ट कराते थे, लेकिन आजकल कृषि वैज्ञानिक उनको सूक्ष्म पोषक तत्व टेस्ट कराने की भी सलाह दे रहे हैं। तो उनको फसलों के अनुसार इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, जैसा कि आपने बताया, एक संतुलित उर्वरक उपयोग का एक थंब रूल सीरियल्स के लिए 4:2:1 का किया जाता था। देखिए, ये नेशनल लेवल पे एक मोटा मोटा आइडिया सीरियल के लिए, जो राइस और व्हीट, जो गेहूं और धान होते हैं, उनके लिए था। जी। लेकिन अगर हम सही से फसल की रिक्वायरमेंट को देखें तो ये फिट नहीं बैठता है। जैसे अगर इनको ही हम तिलहनी फसलों के लिए अगर हम कहें तो ये 3:2:1 का रेशो हो जाएगा उनके जी। लिए। अगर हम दलहनी फसलों के लिए देखें तो ये 1:2:2 हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करने की उनमें क्षमता होती है, तो नाइट्रोजन कम चाहिए और उनको पोटास और फास्फोरस ज़्यादा चाहिए। जी। अगर आप ये देखिए कि फाइबर क्रॉप्स को हम जाएं कि भाई जो फॉडर होता है उनमें क्या होगा, तो उनमें 2:1:4 का रेशियो आएगा। और अगर टी और कॉफी जो प्लांटेशन क्रॉप है उनमें देखें तो इनमें 1:1:1 का है। यानी अलग अलग फसल के हिसाब से जो अलग अलग अनुपात है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और उसी जो एक आवश्यक मात्रा है वो ज़रूर फसल को आप दें। ये नहीं कि आप कम मात्रा में दे रहे हैं या अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा। डॉक्टर त्रिवेदी, अगर देखा जाए, क्योंकि एक किसान आज के समय में हम कहते हैं कि कृषि जो है आधुनिक कृषि हो चुकी है, और जो डिजिटली हम जानकारी लेते हैं, क्या एक किसान ये अपनी फसल के अनुसार ये सारी जानकारी ले सकता है कि कौन सा जो खाद है उनको कितनी मात्रा में देना है, जिस अनुपात का आप जिक्र कर रहे थे? देखिए, आजकल जो है बहुत सारे कृषि के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं जी। बहुत सारी वेबसाइट उपलब्ध हैं जो किसानों के लिए उपयोगी हैं। जो किसान भाई YouTube चलाते हैं, वो YouTube पर भी बहुत सारे जो इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो युग है ये एक जानकारी का युग है। अगर जिसके पास जानकारी है वो सफलता प्राप्त करेगा, और जिसके पास जानकारी नहीं है वो पिछड़ जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया से या आपकी वेबसाइट से एक जो मोबाइल ऐप है, कृषि के मोबाइल ऐप भी बहुत सारी कंपनियों के, गवर्नमेंट के, सब तरह से उपलब्ध है। और किसान भाई वहाँ जाके उनमें भी फसल वाइज फसल की
स्टेज वाइज और इवन वीक वाइज भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक IPL फार्मर संवाद है, वो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। यानी अलग अलग विकल्प अब किसानों के पास मौजूद हैं जी, इनका और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस ऐप में जो वीकली कि भाई किस वीक में आप उसमें डेट डालिए, किस कब आपने बुआई की, आपको वीक वाइज उसमें सलाह मिलेगी। तो आजकल ये बहुत सुविधा है किसान जी। अच्छे खासे माध्यम जो हैं वो किसानों के लिए हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, याकूब अली जी जुड़े हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका याकूब अली जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर उड़द की फसल लगी हुई है जी। उड़द की फसल लगी हुई है सर, वो उसके पत्ते पीले हो रहे हैं सर। पत्ते जो हैं पीले हो गए हैं? हाँ सर, पीले हो रहे हैं जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? याकूब अली जी, ये आपकी जो फसल है किस स्टेज पर है, कितने दिन की है? याकूब अली जी आवाज मिल रही है आपको? संपर्क शायद हमारा उनके साथ टूट चुका है। लेकिन जब इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो क्या डॉक्टर तिवातिया जो उर्वरक है उसकी कमी की वजह से भी ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब पानी ज्यादा रहता है तब भी ये लक्षण हो जाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं खाद की जो कमी है, उर्वरक की, जो पोषक तत्वों की आप बात कर रहे थे, तो उस वजह से भी इस तरह के संकेत हो सकते हैं। देखिए मुकुल जी, ये जबलपुर से बोल रहे हैं याकूब अली जी, और अभी बारिश हुई नहीं है, तो देखिए पानी की अधिकता का तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन दो कारण इसके हो सकते हैं। इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि फसल की स्टेज क्या है, पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं। देखिए अगर पुरानी पत्ती पीली हैं तो उनमें नाइट्रोजन की कमी है जी, तो उनमें नाइट्रोजन का इनको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अगर नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इनको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, सब चीज की एक दवा है कि मृदा टेस्ट करानी चाहिए, और उसके हिसाब से आपका वो पता चल जाएगा कि किस तत्व का जो है आपको कमी है जी। और दूसरा, पीली पत्तियां देखिए कीट लगने से भी पड़ जाती हैं, कि आपको छोटे छोटे कीट हैं और वो उसको उसके सैप को यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को अगर वो पीला मोज़ेक भी चूसते हैं, संभावना हो जाती तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसका इनको किसी पास के कृषि वैज्ञानिक को फसल दिखा के, और देखिए डायग्नोसिस जब तक सही नहीं होगा तब से यहाँ से हम इन्हें कोई दवा बता दें ये डाल दीजिए और ये डाल दें, उससे नुकसान भी हो सकता है। और इस बारे में लगातार आज हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे जो उर्वरक हैं उनका एक संतुलित प्रयोग जो है हमें करना चाहिए, जिससे हमारी जो लागत है वो कम हो सके और अच्छा उत्पादन मिल सके। साथ ही मशरूम की खेती पर भी आपको जानकारी दे रहे हैं, जानकारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं फसलों में कैसे आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग इनका हमें सही ढंग से करना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, शंकर जी जुड़े हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका शंकर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं शंकर जी। मेरा सवाल ये है कि भिंडी की जो जी भिंडी की जो फसल है जी, उसमें मतलब तेला शिकायत है, पत्तों पर तेला है जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, भिंडी की फसल है, पत्ते पीले नजर आ रहे हैं, क्या किया जाए? हाँ, ये तेला है, इनका जो इंसेक्ट है ना वो है उसमें भिंडी के उस पे। देखिए शंकर जी, आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इमीडा क्लोरोपिड जो 17.8% की जिसकी शक्ति होती है उसका आप स्प्रे कीजिए, आपको तुरंत निजात मिलेगी। यानी एफिड की जो समस्या है देखिए वो दूर हो सकती है, तेला के नाम से भी जो हमारे किसान हैं इसको जानते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी यही कि आप जो अवस्था चल रही है किसी भी फसल की, पहले आप वो देख लें और उसके बाद ही किसी भी तरह का जो उपचार है या बचाव है वो एक सही दिशा में आप शुरू कर सकें जी। और साथ ही डॉक्टर तिवातिया, आप कोई मुख्य बातें, सावधानियाँ जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, सबसे मेरा एक ही प्रयास रहता है कि अगर हमारी मृदा स्वस्थ होगी, किसान भाई सब किसान भाई अपनी मृदा को स्वस्थ रखने पर ध्यान दें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालें, उसमें संतुलित उर्वरक उपयोग का प्रयोग करें, मिट्टी टेस्ट जरूर कराएं, प्रयोगशाला की सिफारिश के अनुसार खाद डालें, क्योंकि देखिए इससे हमारे पूरे मानव जीवन पर फर्क पड़ता है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वस्थ मृदा का निर्माण करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसी से सारा फूड चेन जो है गवर्न होती है अगर हमारी मृदा स्वस्थ है। और
हम अगली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ मृदा दे के जाएं अब। जी, और उनकी आने वाली पीढ़ी का भी उत्पादन बढ़ता रहे फसलों का। क्योंकि इससे अगर देखिए, अगर जमीन में पोषक तत्वों की कमी होगी, जो पोषक तत्व पौधों को जरूरत होती है, 90% जो पोषक तत्व है वो मानव जाति को, पशु जाति को भी वही जरूरत होती है। जी, तो जब हमारी फसल में, अन्न में, अनाज में, सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो कमी मानव जाति में भी आएगी और वो पशु में भी आएगी। जी। अगर उनमें कमी आएगी, वो कमजोर होंगे, उनमें इम्यूनिटी उनकी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, उनको रोग जो है उनको पकड़ेंगे। जैसे प्लांट को, सबसे पहले प्लांट को रोग पकड़ेंगे, जी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे फिर किसान भाई, यानी वही आगे तक जा सकेगा, वही इसलिए आगे जरूरी- जाएगा। उसमें देखिए, एक तरफ पोषक तत्वों की कमी जाएगी आगे पशुओं में भी और मानव जाति में, जी। दूसरी तरफ पेस्टिसाइड की भी जाने लगी, तो इसके लिए जरूरी है जहर कि भी दूसरे जाने का लगे। इंतजार ना करें, क्योंकि शुरुआत हम खुद से ही कर सकते हैं। तो इसकी हाँ, शुरुआत आज से उसकी- हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए, जिससे अच्छा लाभ उनको मिल सके। फिलहाल यहाँ डॉक्टर योगेश तिवारी जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जान लिया आज आपने कैसे आप जो उर्वरक हैं उनका संतुलित इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।